हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की पाठ्य योजना। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान आप तैयार कर रहे हैं, आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम आप पूरा कर रहे हैं, तो इस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम है छात्र अध्यापक अध्यापिका, तो आपका नाम लिख दीजिए। विषय हो जाएगा आपका क्या, इतिहास विषय या हिस्ट्री विषय के अंदर पाठ्य योजना बना रहे हैं। कक्षा जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें तो कक्षा 8 आ जाएगी। अपनी कक्षा 8 लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ मैं। तो कालांश लिख दीजिए, जिस कालांश में आप पढ़ा रहे समय लिख दीजिए, दिनांक लगा दीजिए। इस तरह से आपको ये सारी खाना पूर्ति आसानी से कर लेनी है। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है इस्लामी परंपराएं। इस्लामी परंपराएं के ऊपर आप पाठ्य योजना तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपको 3 कॉलम बना लेने, क्रम संख्या, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आप इसमें लिखेंगे। लिखने से पहले थोड़ा मैं आपको समझा दूं। शिक्षण के उद्देश्य का मतलब ये होता है आपके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है, जो भी प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, उससे बच्चे के अंदर आप क्या परिवर्तन लाएंगे या इससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, तो आप क्या हो जाएंगे शिक्षण के उद्देश्य। जैसे मैंने पहला शिक्षण का उद्देश्य लिखा है ज्ञानात्मक शिक्षण का उद्देश्य, इसके संबंधित जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखा दिया है। द्वितीय जो शिक्षण का उद्देश्य है वो आता है अवबोध। तो अवबोध से संबंधित जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखा दिया है। तृतीय आता है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखा दिया। कौशल के संबंधित आप लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको ये 4 शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में 5वां जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है अभिरुचि। तो अभिरुचि शिक्षण के उद्देश्य को आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। तो अभिरुचि शिक्षण का उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है सहायक सामग्री, तो हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर आपको चौक, डस्टर, लपेट, पलक वगैरह इत्यादि सारी चीज़ें लिख लेनी है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा के आप इसमें लिख लीजिए विद्यार्थी इस्लामी परंपराओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। ये तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आप इसमें लिखने हैं। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होते क्या है। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब यही है कि छात्र अध्यापक अध्यापक के द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित आप रिलेटेड उन बच्चों को प्रश्न पूछे जाएं, और कम से कम आपको 4 प्रश्न इसमें पूछने होते हैं और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आप इसमें पूछ सकते हैं। अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है, ताकि बच्चे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए प्रकार से समस्या हो जाएगी, तो समस्या का समाधान आपके द्वारा किया जाएगा। मित्रों, मैं आपको और बात बता देता हूँ, जो ये प्रश्न है आप किसी भी प्रकरण से संबंधित पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उसी प्रकरण से संबंधित आप प्रश्न बच्चों से पूछें, लेकिन अंत के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बच्चों को जो भी प्रश्न आप पूछते हैं वो सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़ते हुए अंत के अंदर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उस प्रकरण के ऊपर आपको बच्चों को लेकर आना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके द्वारा पूछ ले जाएंगे। मित्रों, याद रखना जो प्रस्तावना प्रश्न आप जिस प्रकार से पूछेंगे आपकी पाठ्य योजना उस प्रकार से तैयारी करने का मतलब जितने प्रभावपूर्ण आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली बनेगी। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपके उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लगा के इसमें लिखेंगे विद्यार्थी आज हम इस्लामी धर्म के परंपराओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए मित्रों प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि या प्रविधि और शामपट कार्य। इस तरह से आप 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में मित्रों जो आपकी जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिख लें लोक प्रचलन में इस्लाम। तो लोक प्रचलन में इस्लाम आपका पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देख मैंने छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर छात्र अध्यापक कथन लिखा लगा रखा है, तो इस छात्र अध्यापक कथन को आप लिख लीजिएगा। छात्र अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में जो मैंने इसका प्रस्तुतिकरण दिया है तो उसको आप लिख लीजिए। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में लिखिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिए। विधि हो जाएगी आपकी क्या, व्याख्यान विधि, और जो श्यामपट कार्य मैंने लिखा है तो आप जो छात्र अध्यापक कथन के महत्वपूर्ण बिंदु को श्यामपट कार्य के अंदर आप इस यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो इस्लाम धर्म में संप्रदाय। तो इस्लाम धर्म के संप्रदाय संबंधित मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा दिया है, और मैंने इसके जो विकासात्मक प्रश्न है वो भी पूछ लिए ऊपर, तो विकासात्मक प्रश्न को भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जो इसका जो मैंने द्वितीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है तो उस छात्र अध्यापक कथन को आप परिपूर्ण कर लीजिएगा। वो परिपूर्ण करने के पश्चात में जो विद्यार्थी क्रिया आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। तीसरा जो आपका जो शिक्षण बिंदु आता है वो लिख लीजिएगा, मैंने लिखा दिया यहाँ पे शिक्षण बिंदु। वो शिक्षण बिंदु लिखने के पश्चात में उससे संबंधित जो मैंने इसका आपका जो प्रस्तुतिकरण लिखा है उस प्रस्तुतिकरण को लिख लीजिए। और छात्र क्रियाओं के अंदर जो मैंने सारी चीज़ लिखा है उसको लिख दी। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि और श्यामपट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें लिखा रखी।
जो इसके पुनरावृत्ति प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न है, उन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, या बोध प्रश्न जिसे कहते हैं तो बोध प्रश्न भी लिख लीजिए। लिखने के पश्चात में मित्रों, जो आपको मैंने जो ये तीसरा शिक्षण बिंदु लिखा है, इससे संबंधित जो सारी चीज़ें आपकी यहीं खत्म हो जाएगी और आपकी जो पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा पूछ लिए जाएंगे, शिक्षार्थ अध्यापक शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी, प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न आप किसी भी प्रकार के तैयार कर सकते हैं। मित्रों, इसके पश्चात बच्चों को आप गृह कार्य दे दी ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सकें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।